नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BGDG 172 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। भाग 2 पर चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के इस्तेमाल में स्त्री पुरुष होने के फर्क का वर्णन कीजिए। अपने तर्कों की पुष्टि उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुल मिलाकर हमसे यह पूछना चाह रहा है कि स्त्री और पुरुष क्या भाषा में भी भेद होता है। तो आप ये कहेंगे बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप भाषा का चुनाव करते हैं, आपको पता है हर समाज की एक भाषा होती है और हर समाज की भाषा बोलने का एक लहजा होता है। लेकिन जो वो लहजा है, वो जो तरीका है बोलने का, उसमें हम देखते हैं कि स्त्रियां कुछ अलग खास किस्म के शब्दों का प्रयोग करती हैं, जबकि पुरुष किसी खास किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों के बोलने में थोड़ी शालीनता होती है, जबकि पुरुष जो है वो कठोर तरीके से बोलते हैं। और यही जो भेदभाव है, यही भाषा में फर्क डालता है, यही जेंडर और भाषा में भूमिका को देखता है। तो भाषा में स्त्री पुरुष के बीच में अगर अंतर की बात करोगे तो सबसे पहले अंतर है भाषा में भावनात्मकता और विनम्रता। कई बार आपने गौर किया होगा, जो स्त्रियों की भाषा होती है, लड़कियों की जो भाषा होती है, वो बहुत विनम्र होती हैं, वो बहुत भावनात्मक होती है। उनके संवाद में सम्मान होता है, सहमति होती है, नरमी होती है। जबकि पुरुषों की जो भाषा होती है वो सशक्त होती है, आत्मविश्वासी होती है और अधिकार जताने वाली होती है। कई बार आप इस चीज़ पे गौर करना, जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है उसके बाद गौर करना, स्त्रियां जब भी बात करेंगी, भले उन्हें आदेश भी देना होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो ना रिक्वेस्ट कर रही हैं। जबकि पुरुष उसी बात को बोलेंगे, बोलते वो भी सही तरीके से ही हैं, लेकिन बात ये आती है कि उनकी भाषा अधिकार जताने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो स्त्रियों द्वारा अधिक विनम्रता दिखाने के लिए, जैसे एक वाक्य है यहाँ पर, कोई वो सामान मांग रही है तो क्या आप मुझे यह दे सकते हैं, कृपया मुझे आप ये दे सकते हैं। जबकि पुरुष क्या कहेगा, मुझे ये चाहिए, ले लूँ। तो पुरुष और स्त्री के बीच में जो ये भावनात्मकता का अंतर है, ये भाषा को विभाजन करता है, भाषा का पार्टीशन करता है। तो स्त्रियां एक उसी चीज को कहेंगी, ये क्या आप मुझे सामान ये दे सकते हैं। जबकि पुरुष क्या कहेगा, मुझे ये सामान चाहिए। इसी प्रकार से शब्दावली यानी कि वकैब, स्त्रियां बहुत अधिक विस्तृत और सौंदर्यपरक शब्दावली का प्रयोग करती हैं, जबकि पुरुष जो है वो शॉर्ट वर्ड का यूज करते हैं, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्त्री कहेगी, मान लो वो कोई कपड़े वगैरह लेने जा रही है, तो वो क्या कहेगी, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, अच्छी लग रही है ना, देखो अच्छी लग रही है ना, इसका जो रंग है वो कितना प्यारा लग रहा है, इसका डिजाइन कितना अच्छा है। जबकि पुरुष कहेगा, अबे ये ठीक है ना, ले लूँ। तो जो पुरुष है वो क्या करेगा, बहुत शॉर्ट में बात कर लेगा। जबकि स्त्रियाँ क्या है कि उसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे बात करेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाषा में आपको जेंडर का भेद दिखाई दे रहा है। संवाद के उद्देश्य में भी अंतर होता है। यानी कि देखो, हम किससे बातचीत कर रहे हैं तो उसका हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। स्त्रियां संवाद को संबंध और सहानुभूति बनाने का माध्यम बनाती हैं, जबकि पुरुष समस्या समाधान या सूचनाओं के आदान प्रदान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि जब पुरुष आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर कोई प्रॉब्लम पे ही डिस्कशन करेंगे। जबकि स्त्रियां जो बातचीत करेंगी, उनकी बातचीत एक अलग तरीके की होगी। उनकी बातचीत में ऐसा होगा कि हाँ भाई, रिलेशन टाइप की चीज़ है कि बहुत अपनापन सा लग रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति परेशान है तो क्या कहेंगे, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। पुरुष क्या कहेगा, अबे परेशान क्यों है, बैठ और बता क्या हो गया। तो इस तरीके से ना स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भाषा को बोलने का तरीका है, ठीक है, प्रश्न पूछने के तरीके हैं, शब्दों के चुनाव के तरीके हैं, यही जो भेद है, इसी भेद को हम जेंडर भेद कहते हैं भाषा में। अभिव्यक्ति की शैली, अभिव्यक्त का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। स्त्रियां बातचीत में अधिक प्रश्न लगाती हैं या फिर अपनी सहमति वाले शब्दों का प्रयोग करती हैं। जैसे कुछ भी कहो, हाँ भाई सही बात है, हाँ सही कहा, अच्छा, सच्ची, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। जबकि इसके विपरीत जो होते हैं पुरुष, वो ज़्यादातर ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो ऑर्डर टाइप के होंगे या कंपटीशन टाइप के होंगे। जैसे मान लो एक वर्किंग प्लेस ऑफिस है, उस पर स्त्रियां आमतौर पर अपने सहकर्मियों को जुड़ने और सहयोग के उद्देश्य से बात करती हैं। वहीं पुरुष जो है वो अपनी लीडरशिप दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला कर्मचारी कह सकती है, क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर पाएंगे। जबकि पुरुष ये कहते हैं, तुम इसे संभाल लो भाई, देख लो, है ना, तुम ही कर पाओगे। तो पुरुष इस तरीके से कहता है, जबकि इस तरीके की आप मेरी मदद कर सकते हैं। सामाजिक संवाद, परिवार में, समाज में महिलाएं अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक विषयों पर बात करती हैं, जबकि पुरुष खेल, राजनीति और व्यवसायिक मुद्दों पर बात करते हैं। यानी कि आपने परिवार में भी गौर किया होगा या दोस्तों में भी गौर किया होगा, सामाजिक अवसर पर भी गौर किया होगा, या किसी पार्टी वार्टी में गए हो तो क्या होता है, महिलाएं क्या होती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे चर्चा करती हैं, इमोशनली चीज़ों पर बात करती हैं। जबकि पुरुष, अबे तूने देखा भाई, उसने सेंचुरी मार दी, अबे यार इंडिया तो मैच हार गई, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया भाई एशेज में,
तो इस तरीके से क्या होता है, पुरुष जो है खेल की बात करेगा या राजनीति की बात करेगा। तूने बिहार चुनाव देखा यार, बीजेपी जीत गई वहाँ पे, अच्छा बंगाल में क्या होगा, यूपी में क्या होगा। तो पुरुष जो है वो ऐसे मुद्दों पर बात करता है, खेल पर, राजनीति पर, व्यवसाय पर, यार बिजनेस में इतना लॉस हो गया या बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया और बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया। पुरुष ऐसी बात करेगा। तो इस प्रकार से जेंडर और भाषा की बात करेंगे तो स्त्री और पुरुष के संवादों में, भाषा शैली में, शब्दों के चुनाव में बहुत सारे अंतर हैं और इसे बहुत अच्छे से ये किताब समझाती है। चैप्टर नंबर 13 में और भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर तो एक आंसर लिखना है तो उस हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। तो स्त्री और पुरुष के बीच भाषा के उपयोग में अंतर है। समाज द्वारा निर्मित जो जेंडर भूमिकाएं हैं वो उससे प्रभावित होता है, क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें किस तरीके के शब्द बोलने हैं, भाषा में शालीनता होनी चाहिए, तेज नहीं बोलना है, धीरे बोलना है। जबकि पुरुषों को कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाती है और यही अंतर आगे चलकर समाज में जेंडर के बीच में भेद डाल देता है, भाषा के बीच में भी भेद डाल देता है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पूरी दुनिया यार एक जैसी हो जाएगी तो बोरिंग सी हो जाएगी। तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे वो भाषा में हो चाहे वो कल्चर में हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देख लेना आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा भी। क्वेश्चन ये है कि यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं। इसकी चर्चा आप केस स्टडी की सहायता से कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाला भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, खासतौर पर चैप्टर नंबर 12 का नाम ही है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई यौन उत्पीड़न क्या है। तो यौन उत्पीड़न को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है, किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है। गरिमा मतलब होता है सम्मान, डिग्निटी, या कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस करे, अपमानजनक महसूस करे, या ऐसा लगे कि भाई उसे धमकी सी मिल रही है, ये सब यौन उत्पीड़न में आएगा। अब कई बार ना सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब लोग बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को गंदे इशारे कर रहे हो, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। आप किसी को शारीरिक रूप से इशारे कर रहे हो, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। मौखिक रूप से आप मतलब गलत बोल रहे हो, अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये भी यौन उत्पीड़न में आएगा। ये मौखिक भी हो सकता है, गैर मौखिक भी हो सकता है। जैसे आप किसी को इशारेबाजी कर रहे हो, ये भी यौन उत्पीड़न में आएगा। तो अगर किसी की सहमति के बिना, यानी कि आप सामने वाले की सहमति के बिना उसे यौन संकेत दे रहे हो, अश्लील हरकतें कर रहे हो, अश्लील टिप्पणियां कर रहे हो, गंदी वीडियो भेज रहे हो, जबरदस्ती छूने का प्रयास कर रहे हो, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे हो, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये मत सोचना बच्चों कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये है कि ये सिर्फ पुरुषों के खिलाफ होता है, यानी कि पुरुष ही सिर्फ स्त्रियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हर एक पे लागू होती है। अगर स्त्रियां पुरुषों के लिए ऐसा व्यवहार कर रही हैं तो ये पुरुषों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट होगा। ये LGBTQ+ के लिए भी हो सकता है, ये यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इसके लिए भी हो सकता है, या पुरुष पुरुष के प्रति भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये है, यौन उत्पीड़न का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति चाहे मौखिक रूप से, गैर मौखिक रूप से, इशारे से, लिखकर या किसी भी दृश्यात्मक सामग्री के माध्यम से यौन संकेत दे रहा है, अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, जबरदस्ती छूने का प्रयास कर रहा है, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा है, ये सब यौन उत्पीड़न में आता है। और अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब वो क्या करेगा, ये बात बताई जा रही है। तो भारत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कुछ प्रमुख कानून बने हैं। उनमें से एक है यौन उत्पीड़न महिलाओं का कार्यस्थल पर रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में बना है, जिसे शॉर्ट में पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यह है कि भाई कार्यस्थल पर, यानी कि जहाँ पर लोग काम करते हैं, किसी ऑफिस में या कहीं पर भी जो काम कर रहा है, या किसी भी पब्लिक प्लेस पर, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए 2 केस स्टडी है। पहली केस स्टडी सबसे फेमस है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये जो केस हुआ था 1997 में। इस केस ने मील का पत्थर साबित हुआ था ये केस। इस केस के माध्यम से सबसे पहली बार ये विचार किया गया, यार क्या कार्यस्थल पर जेंडर सुरक्षित हैं, क्या कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित हैं। ये मामला ये था कि एक स्त्री थी भवरी देवी। तो भवरी देवी नाम की एक महिला थी, राजस्थान में एक सोशल वर्कर थी। इन्होंने देखा कि एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है और नाबालिग लड़की की शादी जो है ये गैरकानूनी होती है। तो उन्होंने कहा मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उन्होंने इस शादी को जब रोकने का प्रयास किया तो समाज गुस्से में आ गया। समाज ने कहा ये क्या हो रहा है, ये हमारे मामले में इंटरफेयर कैसे कर रही है भाई। तो उन्होंने क्या करा, उस भवरी देवी का सामूहिक दुष्कर्म कर दिया। क्योंकि कई बार ना जो समाज है वो अपनी वीरता ये दिखाने पर महसूस करता है कि हाँ भाई हमने एक का रेप कर दिया। तो ये समाज की ऐसी जो मतलब वीरता होती है, मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके की वीरता है इनकी, ये तो एक कायरता है। अब उन्होंने अगर भवरी देवी का ये सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया, तो क्या ये उनकी वीरता थी? उन्होंने क्या कर लिया इससे? उन्हें तो ये लगा ना उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो समाज में ऐसी जो मानसिकता के लोग होते हैं, ये बड़ी निम्न मानसिकता के लोग होते हैं। भाई वो तो एक सोशल वर्क का काम कर रही थी भवरी देवी,
वो तो एक नाबालिग लड़की की मदद कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, और समाज ने उसे क्या दिया? समाज के कुछ दरिंदे लोगों ने उसका सामूहिक दुष्कर्म कर दिया। लेकिन भंवरी देवी रुकी नहीं, उसने महिला मिसाल को आगे बढ़ाया और उसने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट तक गया उसका केस, जिसे विशाखा देवी केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नीतियाँ बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई, और इसके बाद पॉश एक्ट बनाया गया। बहुत बढ़िया केस है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे पढ़कर आप समाज की सोच के बारे में सोच सकते हैं। ये जितने भी रेपिस्ट हैं, ये इनके मन में मतलब क्या, ये अपने आप को वीर समझते हैं क्या? ये मेरा मैसेज है इस क्वेश्चन के आंसर के बाद, ये अपने आप को वीर समझते हैं कि इन्होंने ये काम कर दिया तो बहुत बड़े काम कर दिए इन्होंने, मतलब इनके अंदर की एथिक्स खत्म हो जाती है क्या? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। हम सिर्फ ये किताब इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, हम ये किताब इसलिए पढ़ रहे हैं भाई ताकि समाज में चेंज आ सके, ये चीज़ गलत चीज़ें ना हो सकें। केस अध्ययन 2 बहुत पॉपुलर था 2018 में, हैशटैग मी टू मूवमेंट। तो हैशटैग मी टू मूवमेंट जो था, ये भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में था। इसमें क्या हुआ, 2018 में हैशटैग मी टू आंदोलन चला और इसमें महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को सार्वजनिक किया। यानी कि ये इसलिए चला गया कि किस किस महिला का सार्वजनिक स्थल पर उत्पीड़न हुआ है, वो महिला अपने केस के बारे में अपनी जो कहानी है वो साझा कर सकती है। और सबसे फेमस जो रहा कंट्रोवर्शियल केस वो था बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का, जिसमें तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई मुझे गलत तरीके से उन्होंने छुआ है। इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप समझ गया था। हालांकि बाद में दबाव बना, क्या हुआ वो आप सभी जानते ही हैं। प्रभाव यह रहा कि इस आंदोलन ने कारपोरेट संगठनों और सरकार को यौन उत्पीड़न संबंधी नीतियों को मजबूत बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया। तो निष्कर्ष ये निकलता है भैया, यौन उत्पीड़न न केवल व्यक्तिगत स्वाभिमान का उल्लंघन करता है बल्कि समाज में असमानता को भी बढ़ावा देता है। आज ये जरूरी है कि समाज, परिवार और हर जगह पर जागरूकता फैले, अवेयरनेस हो। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि हाँ हम अपने, कोई हमारा उत्पीड़न करेगा तो हम अपना उत्पीड़न सह लेंगे और उसके बाद ही हमें नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपको अपनी काबिलियत पर नौकरी मिलती है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कानून का प्रयोग कर सकते हो और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारतीय मीडिया में जेंडर की क्या भूमिका है। तो भारतीय मीडिया में जेंडर की भूमिका की अगर हम बात करें तो मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो प्रिंट मीडिया की जब आप बात करोगे तो इसमें अखबार, मैगजीन्स आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया की बात करोगे तो इसमें इंटरनेट भी आ रहा है, टीवी भी आ रही है, दृश्यात्मक मीडिया भी आ रहा है, ठीक है, रेडियो भी आ रहा है। अब इसमें जेंडर की क्या भूमिका है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वैसे तो अगर आप मीडिया को देखोगे, चाहे अखबार पढ़ोगे, चाहे कोई टीवी न्यूज़ चैनल या कुछ भी देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि वो जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहा है, लैगिंग समानता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, हर तरफ जेंडर इक्वेलिटी, वुमन एम्पावरमेंट, ये सब वो सब, ऐसा लगेगा। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी क्या है, दूर है। अगर हम जेंडर की भूमिका और मीडिया पर उसका प्रभाव देखें तो स्त्रियों का चित्रण भारतीय मीडिया में महिलाओं को अक्सर ट्रेडिशनल वे में दिखाया जाता है, जैसे कि पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, गृहिणी के हाउसवाइफ के रूप में। तो अगर हम गहराई से मीडिया को समझें तो एक तरफ तो मीडिया जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है, दूसरी तरफ वो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, खुद ही भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो भारतीय मीडिया में महिलाओं को अक्सर एक पारंपरिक भूमिका में दिखाया जाता है, यानी कि सिर्फ वो एक अच्छी पत्नी हो सकती हैं, अच्छी माँ हो सकती हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ हो सकती हैं। आप जितने भी विज्ञापन देखो, टेलीविज़न धारावाहिक देखो, उसमें महिलाएं आपको किस भूमिका में दिखाई देंगी कि वो किसी मेकअप सामान का वो कर रही हैं, ऐड कर रही हैं, सौंदर्य उत्पादों का, या घरेलू कार्य करते दिखाया जाएगा या परिवार की देखभाल करते हुए दिखाया जाएगा, जिससे जेंडर आधारित रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। उन्हें एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में क्यों नहीं दिखाया जाता? जितने भी घरेलू प्रोडक्ट होंगे उन सबके विज्ञापन में महिलाओं को उनके उपयोगकर्ता के रूप में दिखाएंगे। तो इससे भाई समाज में क्या मतलब, क्या मैसेज दे रहे हो आप? एक तरफ तो आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो, फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर भी नहीं दिखा रहे हो, यानी कि आप अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से मिसयूज कर रहे हो, चीज़ों को मिसलीड कर रहे हो समाज को। तो मीडिया में पुरुषों का चित्रण कैसे दिखाया जाएगा? एक शक्तिशाली के रूप में, आत्मनिर्भरता के रूप में, एक प्रभुत्व के रूप में। आप जितने विज्ञापन देख लो, फिल्में देख लो, पुरुषों को उसमें सहायक दिखाया जाएगा, सुरक्षात्मक है कि नहीं वही सिक्योर करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालने वाला दिखाते हैं। जितने भी वाहन के यूज होंगे, कारों का ऐड देख लो, बाइक का ऐड देख लो, उसमें पुरुषों को तो लीडिंग में दिखाएंगे और ऐसा लगेगा कि उनकी बाइक से, उनकी कार से महिलाएं अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप महिलाओं को मतलब क्या शो करना चाहते हो? तो इससे पता चलता है कि इन विज्ञापनों में भी भेदभाव हो रहा है। आप देखना, कोई भी ऐड देख लेना, चाहे बाइक वाला या कार वाला ऐड, उसमें हीरो क्या होगा, मतलब जो बंदा ऐड कर रहा होगा, पुरुष जो होगा, वो बहुत तेज से बाइक चलाएगा और महिलाएं अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मतलब आप क्या शो करना चाहते हो? यहां पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है।
प्रगतिशील बदलाव, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मीडिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। अब फिल्मों में, वेब सीरीज में, समाचार पत्रों में महिलाओं को थोड़ी सी इंपावरमेंट दी गई है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में अब पुरुषों से पहले महिलाओं के नाम लिखे जाते हैं, बट नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। आप फीस देखो, पुरुषों की ज़्यादा होती है और महिलाओं की कम होती है। कुछ फिल्में जैसे पिंक, तपस्वी पन्नू की थप्पड़, ये कुछ फिल्में हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं। इसके अलावा समलैंगिकता और एलजीबीटीक्यू समुदाय, भारतीय मीडिया ने हाल में एलजीबीटीक्यू के लिए भी आवाज़ उठाई है, अवेयरनेस फैलाई है। फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से, जैसे शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान और मेड इन हेवन जैसी जो मूवी हैं, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही हैं। फिर भी कुछ चुनौतियां हैं भारतीय मीडिया में, कि महिला पत्रकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारतीय मीडिया में जो भी काम कर रही हैं महिलाएं, उनके साथ भेदभाव होता है, असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, कई बार गलत चित्रण भी दिखाया जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय मीडिया जेंडर आधारित विचारों को बदलना तो चाहती है, समानता को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ व्यापार के नियमों में बंधी हुई है। जरूरत है एक अच्छे अवेयरनेस चीज़ों की और ट्रांसपेरेंट मीडिया की, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर ये एक तरफ ये कहेंगे कि हम समानता को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहीं पर असमानता होगी, तो फिर दिक्कत है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली पेपर में कर दोगे। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं।